हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एनसीईआरटी ईवीएस का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव जंतु और पक्षी। और इस टॉपिक से आपके सीटेट और केवीएस में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके केवीएस के एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये टॉपिक आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कुछ जो जीव जंतु हैं उसके बारे में विशेष जो स्पेशल फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे और फिर जो बाकी की पॉइंट्स होंगे हम उनको कवर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा चींटी। तो चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सुनकर पीछे आने वाले चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियाँ हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती हैं। तो जो चींटियाँ होती हैं वो हमने अपने घरों में एक से लंबी कतार में चलते हुए देखा होगा। एक चींटी जाएगी तो उसके पीछे 100 चींटियाँ चलती रहती हैं। तो ये क्या करती हैं, अपना कोई जो आगे चींटी होती है वो अपने पीछे कुछ सुगंध टाइप की या कुछ रस टाइप का ऐसा छोड़कर चलती हैं ताकि पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिलता जाए और वो उन्हीं को फॉलो करती रहती हैं। तो ये उसको सूंघकर आगे बढ़ती रहती हैं बाकी चींटियाँ भी। तो ये चींटियों के बारे में फैक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मच्छर के बारे में। तो मच्छर हमारे शरीर की गर्मी और तलवे की गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि जो मच्छर होते हैं वो इंसान को कैसे पहचान लेते हैं। तो वो इंसान के शरीर की गर्मी से और उसके तलवे की गंध से इंसानों को ढूंढ लेते हैं। तो आपका ये मच्छर का फैक्ट हो गया। नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा, सिल्क वॉर्म के बारे में जानते हैं। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा कीड़ा है या वह कौन सा जीव है जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, तो वो आपका है रेशम का कीड़ा या सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुत्ता के बारे में यानी डॉग के बारे में। तो कुत्ता चलते समय रास्ते पर मलमूत्र का त्याग करता है जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। बेसिकली क्या कुत्ता जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलाका बनाते हैं, अपना मलमूत्र से अपना इलाका बनाते हैं और अगर कोई कुत्ता उनके इलाके में प्रवेश करता है तो वो उसके मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं कि कोई कुत्ता हमारे इलाके में आया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्लॉथ के बारे में। तो जो स्लॉथ है इसको हम सबसे आलसी जानवर या आलसी जीव भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही आलसी होता है। तो स्लॉथ जो होते हैं वो भालू जैसे दिखते हैं, रंग रूप में भालू जैसे होते हैं और ये दिन में लगभग 17 घंटे पैरों से उल्टे से लटकाकर मस्ती से सोते हैं। यानी कि ये 24 घंटे में 17 घंटे तो लटक कर उल्टा लटक कर सोते रहते हैं। और यह जिस पेड़ पर सोते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। मतलब इसको कष्ट नहीं करना पड़ता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको। जहाँ पे वो सोता है उसी के पत्ते खा लेते हैं, मतलब उसी के पत्ते खाकर वो पलता है। जब यह पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है, मतलब जिस पेड़ पे वो रहेगा पहले उसके सारे पत्ते ख़त्म कर लेगा, फिर वो उतर कर पास के पेड़ पर ही चले जाते हैं। ज़्यादा दूर जाने का भी वो कष्ट नहीं करता, पास के पेड़ में ही जाकर फिर वो आराम से वहीं पर अपना दिन गुजारता है, अपना जीवन गुजारता है। लगभग 40 साल की उम्र में यह मुश्किल से केवल 8 पेड़ पर घूमने की ही तकलीफ उठाता है और यह सप्ताह में केवल एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। मतलब अपने पूरे जीवन में ये केवल 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन बिता देता है और 17 घंटे सोता रहता है। और जहाँ जिस पेड़ में मतलब सोता है, जिस पेड़ में ये रहता है उसी के पत्ते खाता है और केवल सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। तो ये सबसे आलसी जानवर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट है बाघ के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, टाइगर के बारे में। तो बाघ अंधेरे में हमसे 4 गुना बेहतर देख पाते हैं। जिनकी देखने की जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो अंधेरे में भी हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भी भाप लेती हैं। अगर हवा से कंपन हो रहा है तो वो उसको भी भाप लेती हैं, जो बाघ की मूंछें होती हैं, और उससे उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। जो उनकी मूंछें होती हैं तो इतनी संवेदनशील होती हैं उनकी मूंछें कि वो कंपन को भी भाप लेती हैं। अगर हवा से कंपन हो रहा है तो उसको भी भाप लेती हैं और इसी से इनको मदद मिलती है कि वो अपने शिकार की सही स्थिति का पता लगा पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघ का गर्जना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जाता है। जो बाघ की गर्जनाहट होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। नेक्स्ट है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। इतने संवेदनशील होती हैं इनकी मूंछें कि अगर हवा से पत्ते हिल रहे हैं या अगर कोई शिकार या कोई जानवर अगर झाड़ियों में छिपा हुआ है तो वो उन दोनों के बीच में अंतर को भी भाप लेती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ पहचानने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। मतलब बाघ के जो कान होते हैं वो अलग अलग दिशाओं को भी सुन सकते हैं। एक कान इधर साइड को सुन रहा है तो दूसरा कान इधर साइड को सुन रहा है। इतनी ज़्यादा पावर होती है उसके पास, काफ़ी पावर है बाघ के पास। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ की मौजूदगी को उसके मूत्र की गंध से झट से पहचान लेते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। एक बाघ दूसरे बाघ के इलाके में जाना पसंद नहीं करते। जो बाघ होते हैं अपने इलाका बना लेते हैं, अपने मूत्र से अपना इलाका बना लेते हैं। जैसे कुत्ता करते हैं वैसे ही बाघ भी अपने इलाका बना लेते हैं मूत्र से। और जो एक बाघ होता है वो किसी दूसरे बाघ के इलाके में जाना पसंद नहीं करते। तो ये आपके बाघ के कुछ फैक्ट्स हो गए, इनको याद रखिएगा। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुके हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सांप के बारे में, स्नेक के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के जहरीले सांप ही होते हैं। मतलब 4 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं जहरीली, जो हमारे देश में पाई जाती हैं। जैसे नाग, करैत, दोबोया और अफाई, ये 4 प्रजाति हमारे देश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सीरम एक दवा है जो सांप काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अगर सांप काट लेता है तो उसे कौन सी दवाई दी जाती है? एक सीरम दवा है, और ये सांप के जहर से ही ये दवाई बनाई जाती है। वो कहते हैं ना, जहर ही जहर को काटता है, तो ये उसी तरीके से है बेसिकली। तो ये अगर सांप कोई काट लेता है तो इस दवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। वो चबाकर नहीं खाता, अपना जो शिकार होता है उसे चबाता नहीं है, सीधे निगल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम हाथी के बारे में देखते हैं। हाथी के कुछ जो फैक्ट्स होते हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो हाथी, जो एक बड़ा हाथी होता है, एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। लगभग 1 कुंटल ये पत्ते और झाड़ियाँ एक दिन में खा लेता है, जो एक बड़ा हाथी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, केवल दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं। ये बहुत कम आराम करते हैं। सारे पॉइंटों को एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, और एग्ज़ाम में बार बार सीटेट में कई बार पूछे जा चुके हैं इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इसके कान पंखों जैसे होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करता है। मतलब हाथी का शरीर इतना बड़ा होता है, तो वो अपने शरीर को मतलब ठंडक देने के लिए, जब गर्मी उसको लगती है तो ठंडक देने के लिए वो कीचड़ से या पानी से खेलना ज़्यादा पसंद करता है। और जब उसको गर्मी लगती है तो वो अपने कान हिलाकर, उसके पंखे जैसे कान होते हैं तो वो कान हिलाकर हवा करता है अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। जो एक 3 महीने का बच्चा होता है हाथी का, वो उसका वजन भी कितना होता है? 200 किलोग्राम का वजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। मतलब जो एक फीमेल एलिफेंट होता है वो ही एक पूरे झुंड की नेता होती है। और एक झुंड में लगभग 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड, जो हाथियों का झुंड होता है उसमें 10 से 12 हथनियाँ मतलब फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। नर हाथी जो होते हैं, यानी कि जो मेल एलिफेंट होते हैं, वो 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो झुंड छोड़ देते हैं। तो जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल फीमेल एलिफेंट और उनके बच्चे ही रहते हैं, और उस झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वही उसकी नेता होती है। तो ये फैक्ट जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मधुमक्खियों के बारे में। तो हनी बीज के बारे में बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय होता है वो कौन सा होता है, तो आपका अक्टूबर से दिसंबर तक का ये समय मधुमक्खी पालन का समय अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। कुछ और श्रमिक मक्खियाँ भी होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं और इनके काम कुछ इस प्रकार के होते हैं। मतलब जो एक छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है और बाकी जो होती हैं वो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, और उनके काम बटे रहते हैं। जैसे इनके काम क्या होते हैं, जैसे ये छत्ते बनाती हैं और अपने बच्चों को भी पालती हैं, और ये फूलों के रसों को ढूंढने के लिए उनके आसपास भी मंडराती हैं।
मतलब जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं वही फूलों के रस को इकट्ठा करके लाती हैं और वो बच्चों को भी पालती हैं, और छत्ते का निर्माण भी श्रमिक मधुमक्खियाँ ही करती हैं, और शहद बनाने के लिए भी फूलों के रस को इकट्ठा करती हैं। तो ये उनके काम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। जो मतलब मधुमक्खियों पालन का काम करते हैं और शहद भंडारण का काम करते हैं, तो वो किस में मधुमक्खियाँ पालते हैं, वो बक्सों की सहायता लेते हैं। बड़े बड़े बक्सों में ही मधुमक्खियाँ पालन, या जिसे सेरीकल्चर बोलते हैं, तो वो सेरीकल्चर किस में की जाती है, बक्सों का प्रयोग किया जाता है उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, छत्तों को साफ रखने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिससे छत्ते साफ किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार किया जाता है। जब मतलब बक्सों में छत्ता बनाना होता है या मधुमक्खियों को इनवाइट करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि बक्सों में चीनी का घोल तैयार करके रख देते हैं, जिससे मतलब मीठे की वजह से और रस की वजह से मधुमक्खियाँ उसमें आती हैं और छत्ते का निर्माण करती हैं, और उसको ही क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां, दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से जीव ऐसे होते हैं जो समूह में रहना पसंद करते हैं, तो वो चींटियां, दीमक, ततैया और मधुमक्खियां समूह में रहती हैं। और जो आपकी मकड़ी होती है वो समूह में नहीं रहती, इसको याद रखिएगा, मकड़ी जो होती है वो समूह में नहीं रहती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में कि ऐसा कौन सी जीव है जो समूह में नहीं रहती, तो आपका मकड़ी है, वो समूह में नहीं रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने कुछ जीव जंतु जो जानवर हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ पक्षियों के जो फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कोयल। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौए के घोंसले में अंडे देती है। कोयल बड़ी चालाक होती है, वो अपना घोंसला नहीं बनाती, क्यों मेहनत करना फालतू में। तो वो क्या करती है कि कौए के घोंसले में जाके अंडे दे देती है। और कौआ बेचारा इतना सीधा साधा होता है कि कौआ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो कोयल बहुत चालाक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल होती है उस पर ही वो अपना घोंसला बनाता है। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो वह है आपका कौवा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है आपका कलचिड़ी, जिसे इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना घर या घोंसला बनाती है। यह अपना घोंसला नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई आदि से बनाती है। तो जो कलचिड़ी होती है या इंडियन रॉबिन, वह पत्थरों के बीच में खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है, और ये बहुत ही नाजुक टहनियाँ, जड़ें, रुई, ऊन किसी का भी यूज करके वो अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फाख्ता के बारे में। इसको डव भी बोला जाता है, कहीं अगर एग्जाम में डव लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यह पक्षी कैक्टस के कांटों या मेहंदी की झाड़ियों में अपना घोंसला बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि वह कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों या मेहंदी की झाड़ियों में, मतलब कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो वह आपका फाख्ता। नेक्स्ट बात करते हैं गौरैया के बारे में। तो गौरैया ये अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, बहुत ही सीधी सादी होती है बेचारी, सबने देखा होगा चिड़िया को, गौरैया को। ये अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है जहाँ इसको जगह मिलती है। हमारे घरों में भी हमने कई बार देखा होगा घोंसले बना लेती है ये, कहीं भी इसको जगह मिलती है तो वो अपना घोंसला बना लेती है। इसी प्रकार कबूतर भी होता है, तो वो अपना घोंसला कहीं पर भी बना लेता है। हमारे घरों में भी अपने घोंसले बना लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है बसंत गौरी या कॉपर स्मिथ। तो बसंत गौरी को गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ लगाते हुए सुना जाता है। यह पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडा देती है। गर्मियों के मौसम में ये पेड़ के तने में छेद करके टुक 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 करती रहती है और उसके तने में छेद करके ही उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी दर्जन चिड़िया। तो जो दर्जन चिड़िया होती है अपनी चोंच से पत्तों को सिलकर थैली सी बनाकर उसमें अंडे देती है। बहुत ही क्रिएटिव चोंच होती है इसकी। वो अपने चोंच से जो पत्ते होते हैं, मतलब पेड़ों के जो पत्ते होते हैं, उनको सिल के थैली नुमा बना लेती है और उसी में अपने अंडे देती है। तो ये दर्जन चिड़िया है। नेक्स्ट बात करते हैं शक्करखोरा या सनबर्ड के बारे में। तो छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला कौन बनाते हैं, तो सनबर्ड जो है वो अपनी छोटे छोटे पेड़ या झाड़ियाँ होती हैं तो उसमें लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। अगर पूछा जाए एग्जाम में कौन लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो सनबर्ड या शक्करखोरा। नेक्स्ट है वीवर पक्षी या बुनकर पक्षी भी जैसे कहते हैं। तो सभी वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं।
तो ये सबसे क्रिएटिव और सबसे अच्छा जो खूबसूरती से घोंसला बनाता है वो है वीवर पक्षी। और मादा वीवर सभी घोंसलों को देखकर उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देखती है। मतलब जो नर बुनकर पक्षी होते हैं वो घोंसले का निर्माण करते हैं, सब अच्छे से अच्छा घोंसला बनाते हैं। और जो फीमेल बुनकर पक्षी होती है और वो उनमें से चूज़ करती है कि मुझे किस में अंडे देना है, और जो उसको घोंसला सबसे पसंद आता है वो उसी में जाके अंडे देती है। तो ये भी याद रखिएगा, वीवर पक्षी या बुनकर पक्षी के इसके भी फैक्ट याद रखिएगा। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और इसका जो अंडा होता है वह भी सबसे बड़ा अंडा, मतलब सबसे बड़ा पक्षी है तो सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का ही अंडा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी। अगर सबसे बड़ा पक्षी पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग है और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। और हमिंग बर्ड की एक और खासियत है कि यह आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उड़ सकता है, मतलब आगे की दिशा में भी उड़ सकता है और बैकवर्ड साइड भी ये उड़ सकता है। तो इसको भी याद रखिएगा अगर पूछा जाए एग्जाम में भी कि वह कौन सा पक्षी है जो दोनों दिशाओं में उड़ सकता है, आगे और पीछे, तो आपका हमिंग बर्ड जो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जंतुओं के टीथ के बारे में, उनकी कुछ जो टीथ की विशेषताएं होती हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पत्तों को काटने और घास को चबाने के लिए पीछे के दांत बड़े होते हैं। आपने गाय के दांतों को देखा होगा तो आगे के दांत जो छोटे होते हैं वो नुकीले होते हैं, और जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे होते हैं, चबाने के लिए बड़े होते हैं और चपटे होते हैं जिससे वो खाना चबा पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जिससे वो मांस फाड़ के काट के खा लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वे अपने शिकार को चबाकर नहीं निगल के खाते हैं। ये पहले भी जो सांप के फैक्ट है उसमें बताया है कि इसके नुकीले दांत होते हैं, लेकिन ये अपना जो शिकार होता है उसको निगल कर खाते हैं, ना कि चबा के। नेक्स्ट पॉइंट है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसके जो दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं और इनसे काटने और कुतरने के कारण ये हमेशा घिसते भी रहते हैं। मतलब जो गिलहरियाँ होती हैं वो बेचारी मासूम सी, उनके दांत बढ़ते रहते हैं तो वो हमेशा हर चीज़ को क्या काटती कुतरती रहती हैं, जिससे उनके दांत घिसते रहते हैं। अब कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा ना अपने दांतों के लिए। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। अब इसके बारे में हमने सारे फैक्ट्स देख लिए हैं, जो भी जीव जंतु पक्षियों के जो फैक्ट चीज़ें हैं वो हमने देख ली हैं। अब कुछ जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं तो कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने वन लीनियर में क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया आपके लिए, तो इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका वो है, जिन जंतुओं के कान आप देख सकते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। मतलब जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, और ये जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। मतलब इनको क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहते हैं। और इनके कान होते हैं और इनके शरीर पर बाल भी होते हैं। और जिन जंतुओं के कान बाहर की तरफ नहीं होते, मतलब जिनके कान बाहर की तरफ नहीं होते और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, क्योंकि इनके कान बाहर की साइड नहीं होते हैं। और जो मतलब जानवर होते हैं जैसे भैंस हो गई, आपकी गाय हो गई, तो इनके कान होते हैं बाहर की तरफ और इनके शरीर पर बाल भी होते हैं, तो ये क्या कहते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, मैमल्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन हिलाकर या गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। यानी कि जो कई पक्षी होते हैं उनकी गर्दन, मतलब आपने पक्षियों को बहुत अपनी गर्दन हिलाते हुए देखा होगा, क्योंकि वो उनकी जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं वो घूमती नहीं। जैसे हमारे आँखों की पुतलियाँ घूम जाती हैं, उनकी आँखों की पुतलियाँ नहीं घूमती हैं, तो वो अपनी गर्दन को हिलाकर ही यहाँ वहाँ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षियों की आँख उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। जो उनकी आँखें होती हैं एक इस साइड होती है, मतलब उनके सिर के दोनों साइड उनकी आँखें होती हैं। इसलिए पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकता है। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। जैसे सामने देखेंगे तो एक ही चीज़ को देखेंगे, लेकिन पक्षियों के पास ये स्पेशलिटी होती है कि वो एक टाइम पर दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आँखें जो होती हैं सर के दोनों तरफ होती हैं, तो वो इस साइड भी देख सकते हैं और इस साइड भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। उनके कान दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं, छेद होते हैं, और इन्हीं छेदों की मदद से वो सुन पाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, ज़्यादातर पक्षी की आँखें की पुतली नहीं घूम पाती, इसलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखते हैं। ये दोबारा पॉइंट आ गया है, तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। चलिए अगला देखते हैं हम। तो अगला पॉइंट है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूरी से देख पाते हैं। कहते हैं ना, चील जैसी नज़र है, तो चील और बाज और गिद्ध जो होते हैं वो हमसे 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। हमसे 4 गुना दूरी का देख सकते हैं, उन्हें बहुत दूर का दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को वह केवल महसूस कर पाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा जीव है जो ज़मीन के हुए कंपन को पहचानता है या उसको महसूस करके चलता है, तो वो सांप होता है। वो ज़मीन के कंपन को महसूस करते हैं, उनके कान नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला रंग में ही देख पाते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो किस कलर में देख पाते हैं चीज़ों को, तो वो केवल सफ़ेद और काले रंग में ही देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तोते के पास हरे पंख और लाल रंग की चोंच होती है। हरे पंख होते हैं उसके, लाल चोंच होती है, और यह मिर्च और अमरूद खाना पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है इनको? मिर्च और अमरूद। नेक्स्ट पॉइंट है, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। जो गिद्ध होता है वो मरे हुए जानवरों को खाता है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको मैना लिख लेना, मैना है ये। तो मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि वह कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, तो मैना। नेक्स्ट पॉइंट है, उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है, तो उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को, मतलब 360 डिग्री में तो नहीं घुमा पाता है, लेकिन हाँ बेसिकली काफ़ी हद तक 270 डिग्री तक वह अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कुछ जानवर मीलों दूर शिकार को देख सकते हैं। मतलब कुछ जानवरों की देखने की पावर इतनी ज़्यादा होती है, जैसे चील, बाज हो गया और टाइगर भी हो गया, तो उनकी देखने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि हमसे 4 गुना 6 गुना बेहतर भी वो देख सकते हैं। कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, मतलब कंपन से कोई हल्की से हल्की आहट को भी चीज़ें सुन लेते हैं। जैसे टाइगर है तो वो हवा में हुए कंपन को भी भाप लेता है। तो कुछ विशेष मतलब स्पेशलिटीज़ होती हैं हर जानवर के पास। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर भी ढूंढ लेता है। जैसे हमने बताया था कि जो आपका सिल्कवॉर्म होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से मतलब उसकी गंध से पहचान लेता है। तो हर जो जानवर होता है, एनिमल्स होती है, उसकी एक स्पेशलिटीज़ होती है। हर के पास कोई ना कोई पावर ज़रूर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं, जैसे सिल्कवॉर्म बताया था आपको। नेक्स्ट पॉइंट है, रेशम का कीड़ा उसकी गंध से, ये भी बता चुके हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, ये अगला पॉइंट ये दोबारा आ चुका है, रिपीटेड है, कि जो रेशम का कीड़ा है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत, जैसे कोई शिकार करने आ रहा है, जैसे शेर या चीता, अगर कोई मुसीबत पास आ रही है, को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। जो लंगूर होते हैं वो एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते हैं और अपने साथियों को संदेश दे देते हैं कि खतरा आ रहा है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज़, ज़मीन पर चल कर आने वालों के लिए अलग तरह की आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरी आवाज़ों से सचेत हो जाते हैं। तो जानवरों की एक अपनी भाषा होती है, कोई महसूस करके, कोई कंपन करके, तो कोई ख़ास आवाज़ निकाल कर इस तरीके से एक दूसरे को संदेश भेजते रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। मतलब उनको अंदाज़ा हो जाता है कि किसी प्रकार का खतरा आ रहा है, तो उनको कुछ पता लग जाता है, तो वो तूफ़ान या भूकंप जैसी कोई सुनामी वगैरह आ रहा है तो उन्हें ये अंदेशा हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम या कोई खतरा आने वाला है, तो वो उसी तरीके से अजीब सी हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवर के इस व्यवहार को समझते हैं, जो आदिवासी या जनजाति लोग होते हैं और वो उन्हीं के बीच में रहते हैं, तो वो उनको समझ लेते हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम या कुछ खतरा या कोई ऐसा कुछ चीज़ें होने वाली हैं। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है।
सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरे आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। तो इसलिए बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जानवरों के पास एक विशेष पावर होती है जिससे वो अंदेशा लगा लेते हैं कि कोई खतरा आने वाला है, और उनकी अपनी एक भाषा भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं, मतलब अपनी आवाज़ में, अपनी भाषा में वो एक दूसरे से बातें करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी खुद की एक पूरी भाषा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मछलियाँ खतरे की चेतावनी को एक दूसरे को बिजली की तरंगों से बता देती हैं। जो मछलियाँ होती हैं वो बिजली की तरंगों से एक दूसरे को संदेश पहुँचा देती हैं कि कोई खतरा आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ जानवर किसी खास मौसम में लंबी व गहरी नींद में चले जाते हैं और कई महीने तक फिर दिखाई नहीं देते, जैसे सर्दियों में छिपकली भी घर में नहीं दिखाई देती। तो कुछ जानवर किसी मौसम में गायब हो जाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं, जैसे छिपकलियाँ हैं तो सर्दियों में छिपकली नहीं दिखाई देती है और गर्मियों में फिर से वापस आ जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है आज बहुत से जानवरों को मारा जाता है और उनके शरीर के हिस्सों को बेचा जाता है, मतलब जानवरों की भी हत्या की जाती है उनके शरीर के हिस्सों को बेचने के लिए। जैसे हाथी को उसके दांतों के लिए, हाथी के दांत काफ़ी महंगे बिकते हैं तो उसके दांतों के लिए इसको मारा जाता है। गैंडे को सींग के लिए, बाघ, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मारा जाता है, और कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। मतलब वो जो कस्तूरी हिरण से जो परफ्यूम या सेंट बनाया जाता है तो खुशबू के लिए उसको मारा जाता है, और हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, और जो सांप वगैरह है उनकी खालों के लिए उनको मारा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जितने भी जीव जंतु, जानवर और पक्षियों के फैक्ट्स थे और उनके जो की पॉइंट्स थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो वो इसमें हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।